टू पॉइंट नॉलेज J2V। तो बच्चों, ये वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी को पता है कि आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं एंड मार्च में आपके बोर्ड भी होंगे। तो उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत इजी चैप्टर भी है, इसे ज़रूर मार्क कर ले। चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का चैप्टर है। डरना नहीं है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम इस वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस होता क्या है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा है या कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं है, मर गया है वो। जैसे कि अगर कोई कुत्ता भाग रहा है तो हम पता कर लेंगे कि वो जिंदा है। अगर कोई गाय जो है चबा रही है, घास को चबा रही है, तो हम पता कर लेंगे कि वो गाय जिंदा है। उनके मूवमेंट से हम ये पता कर ले रहे हैं कि हु इज़ अलाइव एंड हु इज़ नॉट अलाइव, है ना। हम ऐसे जो होते हैं करैक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिससे हम ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा है या जिंदा नहीं है। जब हम किसी को देखते हैं वो ब्रीथ कर रहा है, हम समझ जाते हैं कि वह जिंदा है, दे आर अलाइव। लेकिन प्लांट्स का क्या? प्लांट्स में हम कैसे पता चलते हैं कि प्लांट्स अलाइव हैं या नहीं? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? जब हम देखते हैं कि वो ग्रीन है तब हम से कहेंगे कि हाँ वो तो अलाइव है। लेकिन उन प्लांट्स का क्या जिनके जो लीफ का कलर होता है वो ग्रीन से अलग होता है। किसी जो कलर होता है प्लांट्स का वो होता है ब्राउन, किसी का होता है ब्राउन। तो उन प्लांट्स का क्या? तो क्या हम बोलेंगे कि वो अलाइव नहीं है? नहीं, दे ग्रो ओवर द टाइम, वो टाइम के साथ ग्रो होते हैं, तो दे आर अलाइव। कोई बोलेगा कि जो मूवमेंट हो रही है, अगर ग्रोथ हम प्लांट में देख रहे हैं तब बोलेंगे कि हाँ वो जिंदा है। तो ये सारे क्या होते हैं? करैक्टरिस्टिक होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं। क्या होते हैं ये? करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं जिंदा है। Characteristics of living organism can tell us that is there any living organism who is alive or who is not alive. So why are molecular movements needed for life? तो हमारे जो molecular movements होते हैं हमारे लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी हैं? We have seen in earlier classes, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि जो living organisms होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, उनका स्ट्रक्चर एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। तो दे कैन हैव टिश्यू, उनमें टिश्यू होता है, टिश्यू में होता है सेल में होता है स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड सो ऑन। एंड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट दीज organized order nature of living structure is likely to keep breaking down over time. If order breaks down, so the organism will no longer be alive. So living creature must keep repairing and maintaining their structure since all the structure made up of molecules. इसमें बता रखा है कि जो इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट होते हैं, जो हमारा वातावरण है उनसे जो इफ़ेक्ट होता है उसके कारण हमारे जो लिविंग स्ट्रक्चर पे ना उस पर गहरा प्रभाव देखा जा सकता है जब वो टूटने लगते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनिज्म उससे ज़्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रह सकता। जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगी, अगर हमारा इकोसिस्टम अच्छा है, जैसे जापान के लोग होते हैं वो कम से कम 70-80 साल तक आराम से जी लेते हैं। लेकिन जो इंडिया की बात आएगी तो उसमें 60 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 60 भी बहुत ही लगभग मैक्सिमम ही हो जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में एक फ़र्क हो जाता है ना, उसी से इसमें बता रखा है। तो ना उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको रिपेयर करने की ज़रूरत है, मेंटेन करने की ज़रूरत है। और जो स्ट्रक्चर्स है वो किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। आई होप कि आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में सब जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर ली होगी, ओके। तो यही था व्हाट आर मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने बोला कि उन्हें मेंटेन रखना है अपने प्रोसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं वही तो पढ़ना है इस चैप्टर में हमें बच्चों। जैसे कि न्यूट्रिशन, क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक टॉपिक के साथ कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। चलिए शुरू करते हैं। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting.
Even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintain job has to go on, and the process which together perform these maintenance job are called life processes. Life processes क्या होता है? Life processes are the processes, very important है, ये बहुत important है. Life processes are the processes which together perform this maintenance job are called life process. जो भी मेंटेनेंस के फंक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मेंटेन रखने की जो स्ट्रक्चर होती है, उस सभी प्रोसेस को जब एक साथ परफॉर्म करते हैं उसी को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस. इसे आप ज़रूर अंडरलाइन कर ले, इसे हाईलाइट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी में दे रखी है ये आपकी डेफिनेशन. Since the maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to inside a process we commonly call nutrition. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on earth depends on the carbon based molecules, most of the food source are carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can cause the different types of nutritional processes. इसमें बोला है कि जब भी मेंटेनेंस के प्रोसेस होते हैं तो ना हमारे जो डैमेज को बचाते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई रिपेयर का काम होगा तो क्या होगा, ऐसे तो ना हो जाएगा. उसके लिए हमें एनर्जी की सोर्स की ज़रूरत होगी, और वो एनर्जी जिससे आउटसाइड से जो आती है ना उसी को बोला जाता है फूड में एनर्जी होती है, और जब हम उसे बॉडी में इनटेक कर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है, फूड से हमारी बॉडी में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है. ओके, तो जो लाइफ होती है ना अर्थ पे, वो किस पे डिपेंड होती है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड होती है. एंड कार्बन, जैसे कि हमारी ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ से हमें साइज बढ़ेगा, साइज से हमें ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा भूख लगने पे हमें ज़्यादा फूड की जो होगी रिक्वायरमेंट होगी. इसी को हम पढ़ना है, जिससे को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization by the body. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म से वो खाना खाते हैं और उसको खाने को अपने बॉडी के लिए यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं जिससे वो एनर्जी गेन कर सके एंड बहुत सारी मेंटेनेंस के फंक्शन को परफॉर्म कर सके. तो इसमें बहुत सी चीज़ें और दे रखी है. इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द entire surface of the organism is contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases? The body design becomes more complex. In multicellular organisms, all cells may not be in direct contact with the surrounding. Thus, the simple diffusion will not meet the requirement all the cells. इसने बता रखा है जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में तो हमने देख लिया कैसे हो सकता है, लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तो उनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो होता कैसे है, वेस्ट मटेरियल कैसे निकलता है, उनमें तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन ही नहीं होता जिससे वो खाना अंदर ले सके, बाहर छोड़ सके, एनर्जी गेन कर सके. तो होता कैसे है ये वो हम पढ़ेंगे, मल्टी सेलुलर के पढ़ेंगे. While the chemical reaction use the carbon source and the oxygen for the energy generation, they create byproduct. They are not only useless for the cells of the body but could even be harmful, and these waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. जब भी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, जो कार्बन सोर्स को और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एनर्जी के जनरेशन के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसमें जो बाय प्रोडक्ट होता है ना वो हमारे लिए यूजलेस नहीं होता, लेकिन हमारे जो बॉडी के सेल्स को ना डैमेज कर सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है. इसलिए ना शरीर से उसे बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो एक्सक्रीशन ही उसे बोलते हैं. एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. अगर हम इसे बाहर ना निकालें तो इससे हमारे जो बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल्स डेवलप होंगे, प्रोड्यूस होंगे, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस एकदम सिद्ध हो सकते हैं. which means that the transportation system will need to transport waste away from all the cells to the excretory tissue.
चलो इस सब तो हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, अभी थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन में जाना। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में। एंड देन हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन के बारे में। When we walk, ride a cycle, when we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. And this source of energy is the food we eat. जब भी हम चल रहे हो, जब भी हम साइकिल चला रहे हो या हम कुछ काम नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हैं या काम ना कर रहे हो, एनर्जी की हमें ज़रूरत है। एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करते रहने के लिए ना एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। एनर्जी कहाँ से आएगी? खाने से आएगी, जो कि हम आउटसाइड से लेते हैं ताकि हम सिंथेसाइज कर सके प्रोटीन को, प्रोटीन हमें मिले, हमारे बॉडी में डेवलप हो सके, ग्रोथ को मेंटेन रख सके। तो जो एनर्जी होती है ना, लिविंग जो थिंग्स होते हैं वो फूड कैसे लेते हैं? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इट्स फुल फॉर्म इन डिफरेंट वेज। जो लेने का जो तरीका होता है ना एनर्जी का, वो तो कॉमन होता है, लेकिन जो उसको फुलफ़िल करने में ना अलग अलग तरीके वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनाते हैं। कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड दीज ऑर्गेनिज्म हाइड्रोट्रॉफी इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। इनऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में जो फूड को है वो गेट करते हैं, उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, और अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कुछ जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, पहले उन्हें कॉम्प्लेक्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना पड़ता है एंड देन उन्हें ग्रोथ लेनी पड़ती है। एंड टू अचीव दिस यूज़ कॉल्ड द एंजाइम्स। उनको ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें जानता है। द हेटेरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स एनिमल्स एंड फंगी। जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो जो हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉफ पे होते हैं। मतलब वो उन ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं या सीधे प्लांट्स को ही खा लेते हैं। ओके, मतलब कि वो डिपेंड है ऑटोट्रॉफ्स। हम क्या है? हेटेरोट्रॉफ। ह्यूमन क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। हम प्लांट्स पे डिपेंड होकर प्लांट से रॉ मटेरियल्स लेते हैं, उसे फिर पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। ओनली प्लांट्स ही वो ऑर्गेनिज्म है जो खाने को बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच autotrophs take in substance from the outside and convert it into a stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. And carbohydrates are utilized for providing the energy to the plant, and we'll study how this takes place in the next section. बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला कि जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस के को करके फुलफिल करते हैं। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसे ज़रूर मार्क कर ले, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ पे ज़रूर मार्क कर ले। फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ प्रोसेस जिससे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो सब्सटेंसेस लेते हैं बाहर से, इन्वायरमेंट से लेते हैं, उन्हें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और इस मटेरियल को किस फॉर्म में लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, और उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल और सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सनलाइट नहीं होगा और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, जिससे जो ऑटोट्रॉफ्स है वो अपने खाने को प्रिपेयर नहीं कर सकते। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स को फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी एंड मनी थिंग्स। देखो यहाँ पे आप इक्वेशन भी देख सकते हैं, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसे कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखें, इसे ज़रूर लर्न करें। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है ना, वो किसके तरह होता है? क्लोरोफिल। जैसे कि मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट। द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है विद द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्टिविटीज़ जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं ज़रूर करवाऊँगा आपको। You don't have to take tension over this.
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विच टिन्नी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जो ना लीफ पे जो टिन्नी पोर्स होते हैं ना, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है, आप ज़रूर कमेंट में बताएं क्या बोला जाता है उन्हें बोला जाता है पोर्स। जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के चारों ओर होते हैं गार्ड सेल्स, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, बाहर की जो एक्सटर्नल एक्शंस होते हैं ना, उनसे वो प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि हम जानते हैं। जो हमने तो ये देख लिया कि गार्ड सेल्स क्या होते हैं, उनके चारों ओर गार्ड सेल्स होते हैं, और जो स्टोमेटा होता है वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये एक्सचेंज जो होते हैं ना गैसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है एनवायरनमेंट से, वो स्टोमेटा का ही ये फंक्शन होता है। स्टोमेटा के थ्रू ये लिया जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो बच्चों ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए बढ़ते हैं हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल एंड फॉर देयर फूड। ईच ऑर्गेनिज्म एडेप्टेड टू इट्स सराउंडिंग, दे फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर depending on the type of availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary such as grass, mobile such as a deer, and would allow for differences in how is accessed what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of strategies by food is taken is used by the organisms, and some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. Example, fungi like bread molds, yeast and mushrooms. And others take in whole material and break it down inside their bodies, and what can be taken and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from the plant or animals without killing them, and this parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cuscuta, amarbale, and teak, lice, and midges and tapeworms. तो बच्चों इसमें बताया गया तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, और जो न्यूट्रिशन का फॉर्म है वो सभी में डिफरेंट है। कोई किसी और मेथड से फूड को इंटेक करता है, कोई किसी और मेथड से फूड को इंटेक करता है। जैसे कि जो ग्रास है वो किसके द्वारा एंटर किया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है? काऊ के द्वारा। लोयन दूसरे मेथड से लेता है। तो ये स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे कि फूड इज़ टेकन आउट एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन सर्वाइवल इन देयर लाइफ। एंड लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, अपने बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं, एंड इनसाइड देयर बॉडीज़ वो उनको अब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फंगी हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। आपने मशरूम को ज़रूर खाया भी होगा। तो व्हाट कैन बी टेकन इन ब्रोक डाउन डिपेंड्स ऑन द फूड डिज़ाइन एंड द फंक्शनिंग। एंड सम ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपना डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन अदर प्लांट से या एनिमल से, लेकिन उन्हें मारते नहीं हैं। उन्हें बोलते हैं पैरासिटिक इज़ यूज्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही वेल नोन एक न्यूट्रिटिव जो फंक्शन है, न्यूट्रिटिव पार्ट है, जो कि यूज़ किया जाता है बाय द वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कस्कुटा हो गया, जिसे हम हिंदी में अमरबेल बोलते हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स एक पेड़ पे चढ़ते हैं जो कि उनके होस्ट होते हैं, उनसे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स अपनी रिक्वायरमेंट के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लेते हैं। लाइस का मतलब होता है जूं, जो हमारे सर में होती है, वो हमारे सर पे चढ़ती है, हमारे खून चूसती हैं, लेकिन वो हमें किल नहीं करती। तो उन्हीं को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों हमने पढ़ा हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक और भी लाइफ प्रोसेस एंड डिफरेंट थिंग्स को। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे और भी अलग अलग इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। डोंट टेक टेंशन अबाउट द प्री बोर्ड एंड द बोर्ड। Keep studying, keep connecting with us and subscribe to my channel if you really learned something from this video. That's it.